हरियाणा विधानसभा चुनाव की। बता दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। जी हां, बता दें जम्मू कश्मीर और हरियाणा को लेकर यह बैठक होगी बीजेपी मुख्यालय में। आज शाम 7 बजे यह बैठक होने वाली है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 26 अगस्त तक आ सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। हरियाणा में चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी जोरों पर है। जहां कांग्रेस दिल्ली में बैठक कर रही है, तो वहीं बीजेपी ने संकल्प पत्र सुझाव एकत्र करने के लिए अभियान चला रही है और सीएम सैनी पूरे जोर शोर से एक एक सीट का मुआयना करते नजर आ रहे हैं। वहीं आज हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान विधानसभा चुनाव प्रभारी सांसद बिप्लब देव, सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बादोली भी उपस्थित रहे। तो बता दें आपको कि आज हरियाणा से राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार किरण चौधरी ने अपना नामांकन कर दिया है। वहीं इस दौरान विधानसभा चुनाव प्रभारी सांसद बिप्लब देव और सीएम नायब सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बादोली भी मौजूद रहे। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक लग सकती है क्या, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अब की बार दुष्यंत चौटाला किसके साथ होंगे। वहीं दिल्ली में बैठक उम्मीदवारों पर मंथन की जाएगी। शाम को 7 बजे ये दिल्ली में बैठक होगी, जहां की पीएम नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के पिटारे में हरियाणा के लिए क्या कुछ है, तो ये बड़े सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं। इस मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये बड़ा सवाल है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बात यह है, चुनाव होगा और चुनाव में सभी लोग कांग्रेस के लिए काम करेंगे। मैम, किरण चौधरी जी आपके पार्टी मंत्री ने वक्त तक काम किया और अचानक से जो है वो राज्यसभा चुनी मिली, आपकी कोई प्रतिक्रिया और क्या चुनाव पर नहीं, क्या प्रतिक्रिया, वो नई पार्टी में गई हैं और नई पार्टी ने उन्हें जगह दी है, वो उनकी पार्टी का मामला है। अब बीजेपी आज शाम 7 बजे बैठक करने वाली है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी शामिल होंगे। इसी के दौरान आपको बता दें कि आज बीजेपी के द्वारा नामांकन भी दाखिल कर दिया गया है। किरण चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है और इस दौरान नायब सिंह सैनी, सीएम के साथ कई बीजेपी के नेता भी मौजूद रहे हैं। आपको बीजेपी हरियाणा में क्या इस बार हैट्रिक लगा सकती है। वहीं बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या अब की बार दुष्यंत चौटाला किसके साथ होंगे। वहीं दिल्ली में बैठक उम्मीदवारों पर मंथन भी किया जा रहा है। बीजेपी के पिटारे में इस बार हरियाणा के लिए क्या कुछ है, बड़ा सवाल है। शाम को 7 बजे बीजेपी मीटिंग करने वाली है दिल्ली में, जिसमें पीएम मोदी के साथ कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे और राजनीति और चुनावी रणनीति भी यहां पर बनाई जाएगी। तो आपको लगातार बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव से लेकर अब सियासत जो है वो गर्म हो चुका है। जहां एक और बीजेपी यहां पर 7 बजे मीटिंग करने वाली है दिल्ली में, तो वहीं बता दें कि इस वक्त भी कांग्रेस हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस वक्त दिल्ली में मीटिंग कर रही है। क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है, ये तो कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। तो आपको बता दें, यहां पर लगातार हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियों पे जुटी है। सभी अपनी चुनावी रणनीति बना रहे हैं। तो आपको बता दें
कि हरियाणा में बीजेपी। तो देखिए, अब यहां पर हरियाणा से संवाददाता हरेराम मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और तमाम जानकारी देंगे वो हमें। हरेराम जी, जानना चाहेंगे, इस वक्त चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है, जहां एक और बीजेपी की बैठक होने वाली है दिल्ली में शाम को 7 बजे, तो वहीं दूसरी ओर इस वक्त कांग्रेस की मीटिंग चल रही है दिल्ली में। तो हरियाणा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ प्रमुख जो पार्टियां हैं उससे क्या कुछ चुनावी रणनीति निकलकर सामने आ रही है, इस बारे में बताएं। देखिए, इस समय क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो दोनों पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। जहां कांग्रेस की बैठक जो है दिल्ली में चल रही है, वहीं बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की बैठक जो है शाम 7 बजे के बाद होगी। चुनाव की घोषणा होने के बाद जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि टिकटों की घोषणा कब तक होगी। तो बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक गुरुग्राम में तारीख को जो है निर्धारित हुई है और 25 तारीख को जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में प्रस्तावित है। तो उम्मीद की जा रही है कि 25 तारीख को जो बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, उसमें टिकटों को लेकर के आम सहमति हो सकता है बन जाए और 25 या 26 तारीख को जो है बीजेपी अपने प्रथम चरण के एक तरीके से कहें उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। जो बीजेपी के सूत्र हैं उनका यही कहना है कि बीजेपी जल्द से जल्द जो है अपने उम्मीदवारों की घोषणा करना चाहती है, जिससे कि उम्मीदवार जो है चुनाव प्रचार में जुट सके। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी 10 साल का वनवास जो है खत्म करने के लिए रणनीति बना रही है और उसमें जो तमाम जो नेता हैं उनके अलग अलग क्षेत्रों के, उनकी आज दोपहर बैठक हुई थी। शाम को 4 बजे दोबारा जो है केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हो रही है। वहां भी जो है टिकटों को लेकर के पूरा फाइनल रूप देने का काम चल रहा है। उनकी भी उम्मीद की जा सकती है कांग्रेस भी जो है इस महीने के अंत तक या सितंबर के पहले सप्ताह में जो है अपने टिकटों की घोषणा कर सकती है। जी हरेराम जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर इस बार भी बीजेपी आती है, क्योंकि हो सकता है पिछले 10 साल से बीजेपी काबिज है हरियाणा में, हो सकता है इस बार हैट्रिक लग जाए, तो ऐसे माहौल में क्या होगा? सीएम फेस जो है बीजेपी की तरफ से वो क्या हो सकता है? क्योंकि इससे पहले मनोहर लाल खट्टर थे, अब सीएम नायब सिंह सैनी है, तो बीजेपी का सीएम फेस कौन हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से पिछले दिनों पंचकुला में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक हुई थी, बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पे कहा था कि वो ओबीसी नेता को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और अगर चुनाव बीजेपी तीसरी बार जीतती है तो मुख्यमंत्री जो मौजूद नायब सैनी वही प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। तो बीजेपी की तरफ से तो मुख्यमंत्री का चेहरा साफ है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री को लेकर के पसोपेश फंसा हुआ है कि उनकी तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, दीपेंद्र हुड्डा होंगे या कुमारी शैलजा होंगी या रणदीप सुरजेवाला होंगे या कैप्टन अजय यादव होंगे। तो निश्चित तौर पे कांग्रेस जो है किसी चेहरे को आगे रख करके, सामने रख करके चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन बीजेपी साफ तौर पे प्रदेश में ये मैसेज दे रही है कि वो मुख्यमंत्री नायब सैनी के ही नेतृत्व में जो है विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। अगर वो जीतती है तो उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाएगी। बिल्कुल हरेराम जी, एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो यहाँ पर जातिगत समीकरण, क्योंकि वहाँ पर जो है वो हम देख सकते हैं कि वहाँ पर अक्सर जो जाट वोटर्स हैं और जो गैर जाट वोटर्स हैं, इनके बीच जो है वो विभाजन होता आ रहा है। तो यहाँ पर जातीय समीकरण को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो पिछले चुनाव का अनुभव रहा है और जो बीते दिनों लोकसभा का चुनाव हुआ है, उसको देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दलित
मत जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए कि जिस तरीके से बीजेपी ने नायब सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और ओबीसी चेहरे को आगे किया है, उस हिसाब से बीजेपी के साथ ओबीसी वोट जुड़ा है। ठीक उसी तरीके से कांग्रेस के साथ जाट मतदाता पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। हरियाणा में 26% के करीब जो है जाट मतदाता माने जाते हैं और ये माना जाता है कि जाट मतदाता जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से एकजुट होकर जाट मतदाताओं ने कांग्रेस को वोट किया और कांग्रेस के साथ एक जो सकारात्मक चीज लोकसभा चुनाव में हुई कि दलित मत भी उसको अच्छे खासे पड़े। कुमारी सैलजा क्योंकि दलित समुदाय से आती हैं तो और कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, तो इस वजह से कांग्रेस जो है दलित मत हासिल करने में कामयाब रही। और यही चीज जो है इस बार विधानसभा में भी देखा जा रहा है कि अगर दलित मत कांग्रेस की तरफ जाता है तो कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा और यही दलित वोट बैंक बीजेपी की तरफ आता है तो बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा। यही वजह है कि बीजेपी 26 अगस्त को एक बहुत बड़ा प्रदेश में दलित सम्मेलन कर रही है, जहां वो संत रविदास का एक बहुत बड़ा राज्य स्तर का धर्मशाला बनाने की उसने घोषणा की है। उसके माध्यम से वो अलग अलग अभी तक वो अलग अलग जिलों में जो है दलित सम्मेलन कर रही थी, लेकिन उसके समापन के तौर पर एक बड़ा क्षेत्र में 26 अगस्त को किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में तमाम पार्टियों का अपना अपना जनाधार जरूर है, लेकिन जिसके तरफ दलित झुकेगा सरकार उसी की बनेगी। बिल्कुल, ये बात तो सही है, जिसकी तरफ दलित झुकेगा सरकार उसी की बनेगी। बड़ी बात आपने कही। और इसी के साथ एक सवाल और जानना चाहेंगे कि अगर हम बात करें कि बीजेपी अगर आती है तो बीजेपी के पिटारे में हरियाणा की जनता के लिए क्या कुछ हो सकता है? देखिए, आज ही मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक संकल्प एकत्रण प्रोग्राम लॉन्च किया। बाकायदे हर 22 हरियाणा के 22 जिलों में एक वैन जाएगी रथ यात्रा के तौर पर और उसके साथ एक सुझाव पेटिका होगा जिसमें वो जनता से डिमांड किया जाएगा कि वो अपने सुझाव दें, जिससे कि घोषणा पत्र में उनके सुझाव को शामिल किया जाए। और बाकायदे 22 के 22 जिलों में ये रथ यात्रा जो है जाएगी और लोगों से सुझाव लेगी। लोगों से राय लेने के लिए जो पूर्व कृषि मंत्री हरियाणा के हैं ओम प्रकाश धनखड़, उनके नेतृत्व में ये घोषणा संकल्प पत्र कमेटी गठित की गई है और उन्होंने अलग अलग क्षेत्र के युवा हो गए, शिक्षा हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, तमाम जो महत्वपूर्ण अंग है हरियाणा के, उनकी अलग अलग कमेटियां उन्होंने बनाई है जिससे कि वो अच्छी तरीके से घोषणा पत्र या संकल्प पत्र को तैयार कर सके। तो ये कहा जा सकता है कि जहां तक आज बीजेपी ने खास अभियान लोगों से सुझाव लेने का शुरू किया है, लेकिन बीजेपी जो मुख्य मुद्दों पे चुनाव में जा रही है उनमें एक सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, जिसमें बीजेपी ये दावा कर रही है कि पिछले 10 साल के शासन में उसने पर्ची और खर्ची का जो है सिस्टम खत्म कर दिया है। युवाओं को जो उसने नौकरी दी है बिना ही भेदभाव के उसने नौकरी दी है। साथ में किसानों के लिए कई उन्होंने कदम उठाए हैं। अभी जैसे ही कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रति एकड़ 2000 रुपए का बोनस किसानों को दिया है। तो इस तरह के जो तमाम मुद्दे हैं और सभी फसलों पे एमएसपी हरियाणा सरकार दे रही है। हरियाणा सरकार जो मौजूदा बीजेपी सरकार है वो पूरे देश में इकलौती ऐसी सरकार है जिसने की सभी फसलों पे एमएसपी देने का किसानों से वादा किया है। और इस तरीके से देखा जाए तो
तो किसानों के लिए जो काम हरियाणा की बीजेपी सरकार ने किया है, उनको भी वो बताने का किसानों को पास उन मुद्दों के साथ भी जाएगी, क्योंकि हरियाणा में पिछले दिनों एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ है और उम्मीद की जाती है कि जैसा कि किसानों को लेकर के ये उम्मीद की जाती है कि किसान बीजेपी सरकार से नाराज होंगे, तो उसी नाराजगी को कम करने के लिए नायब सैनी की सरकार और नायब मुख्यमंत्री और उनकी टीम जो है किसानों को लेकर के तमाम फैसले हाल फिलहाल में लिए हैं और उम्मीद की जा सकती है कि नायब सरकार जो है किसानों को मनाने में ठीक है। कामयाब होगी, तो निश्चित तौर पे उनकी तीसरी बार सरकार बन सकती है। लेकिन इतना ठीक है हरिराम जी, हो सकता है तीसरी बार इनकी सरकार बन सकती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।